तो पिछले क्लास में हम लोग वेव सीख लिए थे। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे साउंड। साउंड में सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आवाज़ होता क्या है। सेकेंड में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड समझेंगे। इसी से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब हम आवाज़ की बात करते हैं तो साउंड है क्या। जब भी किसी वस्तु में कंपन होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे यह बोर्ड है, हम इसमें क्या कर दिए, कंपन कर दिए। तो जब भी किसी वस्तु में कंपन होगा तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगा। आप लोग स्कूल में बेल देखे होंगे, जब मारते थे टन तो वाइब्रेट करता था, वो कंपन उसमें क्रिएट होता था और उसी कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो पहला इसका क्या लिख लेंगे मीनिंग में हम लोग, फर्स्ट पॉइंट भी लिख लेंगे, कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। दूसरा, ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब हम ये कहते कि ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका मतलब हम लोग जब वेव पढ़ रहे थे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की कुछ प्रॉपर्टी बताए थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करता है। यानी कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करता है। जैसे अभी हम कह रहे हैं, यानी कि गैस माध्यम में। पानी का एग्जांपल हम लोग पिछले बार दिए थे कि पानी में एक मछली हाय कहेगी तो दूसरी मछली सुन लेगी हाय। सॉलिड का एग्जांपल आप लोग बचपन में खेले होंगे, धागा बांध के तुम मुँह पैर के पीछे, हम ही पैर के पीछे, और मोबाइल से भी आप लोग बहुत पहले कुछ आविष्कार कर चुके थे टेलीफोन का। तो वो क्या था, एक सॉलिड के माध्यम से ट्रेवल करता था। तो हम लोग मीनिंग में देखें कि सबसे पहले कंपन होना चाहिए किसी भी पदार्थ में, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये हम लोग साउंड के अर्थ को यहाँ पे समझने का प्रयास किए। लेकिन अभी लाइट तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब लाइट पढ़ेंगे तो लाइट में भी लाइट के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, इन दोनों के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस होता है लाइट और साउंड के बीच में, वह है पोलराइजेशन। वह है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन मतलब उसका नहीं, देखिए पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे अभी कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो तीन एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम ये ऐसे किए है ना, तो हम ऐसे करेंगे तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स, ये वाई, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। जैसे कि हम यहाँ पे खड़ा है तो एक हम रिफरेंस पॉइंट अपने आप को मान लेते हैं, तो हम इधर मूव हुए तो क्या हो गया, हम एक्स एक्सिस में मूवमेंट, हम ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं तो यह वाई एक्सिस मान लेते हैं, और हम अगर अप डाउन मूवमेंट हो रहे तो यह जेड एक्सिस में मूवमेंट होता है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में किसी का गमन को रोक दें, वही होता है पोलराइजेशन। इसमें लाइट में अगर आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखेंगे तो वो होगा लेज़र लाइट का। लेज़र लाइट में एक एक्सिस पे वो फोकस रहता है, बाकी उसके दो एक्सिस को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन साउंड में हम पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे। ये आपको क्लासरूम दिख रहा है अभी, तो इसमें क्या है कि ये जो दीवारें हैं है ना, ये क्या एक ब्लॉकेज का काम करी एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। लेकिन जो आवाज़ है वह इस एक्सिस, वह उसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। अगर कोई क्लासरूम के बाहर भी लड़का है तो वो भी सुन सकता है आवाज़, भले बोर्ड ना दिखे, लाइट उसके पास ना पहुँचे, लेकिन हमको सुन सकता है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो इससे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच में अंतर है, और उसमें आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दे देगा, रिफ्लेक्शन दे देगा, आपको रिफ्रैक्शन दे देगा, और एक आपको मान लीजिए पोलराइजेशन दे दिया, तो आंसर उसमें हो जाएगा पोलराइजेशन। तो मीनिंग में यह तीन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला, साउंड जब भी किसी पदार्थ में कंपन होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जितने भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रॉपर्टीज़ रहेंगे वो सारे साउंड में पाए जाएंगे। और दूसरा, पोलराइजेशन, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन में, और लाइट में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो उन दोनों में जो विभेद का मत होगा वह होगा ध्रुवीकरण। लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, लेकिन साउंड को पोलराइज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का वेग।
ध्वनि का वेग जो सबसे पहले बताने का प्रयास किया वह न्यूटन ने किया। न्यूटन ने क्या कहा कि जो ध्वनि का गमन है वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ध्वनि का जो गमन है वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डिटेल क्लास में ये सब कुछ बता चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर ना बदले। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 घंटा तक खूब डीजे बजाएं तो क्या यहाँ का तापमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो न्यूटन ने यही कहा कि जो ध्वनि का गमन है वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और इस कारण इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वह फॉर्मूला दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू √p/ρ। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और इस फॉर्मूला के आधार पे उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो ध्वनि का वेलोसिटी है वह है 280 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि यह गलत है। ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब उस पर भी आएंगे कि 332 से कैसे है, कहाँ पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो ध्वनि का वेग इन्होंने जो कैलकुलेट किया वह क्या? 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह गलत है, काफ़ी गलत है ना। कहाँ 332 और कहाँ 280। 1-2 रहता तो एडजस्टमेंट किया जा सकता था। तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लैपलेस। तो लैपलेस ने कहा कि यह जो न्यूटन ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस माना है तो ध्वनि का गमन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वह एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और क्योंकि यह एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो लैपलेस ने न्यूटन के इस फॉर्मूले में थोड़ा सा सुधार किया। और उन्होंने सुधार करने के लिए क्या कहा कि √p⁻ρ यह होता है ध्वनि के गमन का फॉर्मूला। और जब इसको उन्होंने कैलकुलेट किया तो यह 332 मीटर पर सेकेंड जो एग्जैक्ट जानते हम लोग वो आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको 2 तरह के प्रश्न या 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि न्यूटन ने ध्वनि के गमन को किस टाइप का प्रोसेस माना। तो वहाँ पे मान लीजिए आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और सब दिए हुए हैं तो आंसर क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि लैपलेस ने ध्वनि के गमन को किस तरह का प्रोसेस माना, तो उसमें आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ध्वनि के गमन से संबंधित हैं। वहाँ पे आंसर दिया रहेगा न्यूटन, आइंस्टाइन, लैपलेस, रदरफोर्ड और ऑप्शन ई। एक से अधिक सही कोई सही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ई। तो समझ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब बताइए ये जो 332 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट किया गया, यह 332 मीटर पर सेकेंड जो वेग है, जो वेलोसिटी है साउंड का, वो कहाँ है? पहला, अच्छा वैक्यूम में आप कह रहे, चलिए हम वैक्यूम लिख देते हैं पहला ऑप्शन में। दूसरा, कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर। तीसरा, 0 डिग्री सेल्सियस। और चौथा हम लिख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन ई कर देते हैं, बीपीएससी है तो। यह जो 332 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, वेलोसिटी जो है साउंड का, वो किस पर है? वैक्यूम में, कमरे के ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन ई। क्या होगा इसका आंसर? वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। रूम टेम्परेचर आपका कहना है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका गलत जवाब होगा। ये जो 232 मीटर पर सेकेंड है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, स्टूडेंट रट के जाते हैं कि हाँ लैपलेस ने बताया कि 232 मीटर पर सेकेंड है ध्वनि का वेग हवा में। अब वहाँ पे ये चीज़ आपको दे देगा, अब पूछेगा किस तापमान पर है, तो वहाँ पे आपको देखना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ से हो सके क्वेश्चन एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, वह 0 डिग्री सेल्सियस ना दे के वो फ़ारेनहाइट में दे दे, केल्विन में दे दे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कन्वर्जन। हीट एंड टेम्परेचर फिर से बताएंगे कैसे होता है कन्वर्ट। तो ध्यान रखें यहाँ पे कैसे कैसे किस किस तरह के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम ऐसा कहें कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम तापमान बढ़ा दिए तो ध्वनि का वेग में परिवर्तन होगा। पहला प्रश्न, हाँ या ना? होगा। बढ़ेगा कि घटेगा?
टेम्परेचर बढ़ाएं, हाँ टेम्परेचर बढ़ाएं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे वह 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, है ना। सवाल आपको न्यूमेरिकल बीपीएससी नहीं लेकिन ग्रुप डी वगैरह में आपको दे सकता है कि मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग इतना है, तो तापमान को अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ध्वनि का वेग कितना होगा। और थोड़ा टफ बनाना चाहे तो थोड़ा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, डिग्री रोमन, इन सबको इंक्लूड करेगा। तो वहाँ पे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये बात डिग्री सेल्सियस की जा रही है। अब पूछ देगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने पे ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा, तो उसमें पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये नहीं कि 1 डिग्री देख लिए और 0.61 मीटर। तो सेटर भी चालाक होता है, वो भी फंसाने का प्रयास करते रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, इसको मिटा दूँ। अभी हम लोग क्या लिखे, लैप्लेस का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर √p गामा बाई रो। यहाँ पे p क्या है, प्रेशर है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको प्रश्न पूछें एक कि जो ध्वनि का वेग है वह उसका संबंध प्रेशर के साथ है, यह सवाल है। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ऑप्शन बी में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √p, ऑप्शन सी में देता हूँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और ऑप्शन डी में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√p, और बीपीएससी है तो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। यहाँ सामने आपका चीटिंग पेपर है और ये आपका सवाल है। सवाल समझ गए आप लोग। ध्वनि का वेग और प्रेशर के बीच में संबंध है, ऐसा सवाल है। और ये ऑप्शन है बी सी डी ई। क्या होगा, ए होगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और यहाँ जो रूट दिख रहा है आप लोग उसको खा गए, रूट है नहीं यहाँ, क्या यहाँ रूट ना है सामने ना चीटिंग पर, क्या है v√p गामा बाई रो है ना। और बड़ा लिख देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा। ए नंबर होगा। देखिए ए नंबर तो सबसे पहले गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट है ना। हाँ तो रूट है, तो रूट तो यहाँ पे है नहीं, सबसे पहले ही गलत हो गया। चलिए आप बताइए, चलिए ये एक हिंट हो गया आपको, ये गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा? तो बी होगा। सी और डी भी आप लोग को गलत ही लग रहा होगा क्योंकि ये उल्टा में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन डी भी आपका जवाब गलत हो जाएगा और ऑप्शन ही हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ध्वनि का वेग प्रेशर पर निर्भर ही नहीं करता, है ना। ध्वनि फॉर्मूला के हिसाब से तो अभी आएंगे उस पर। ध्वनि का वेग प्रेशर पे निर्भर नहीं करता। इसको स्टार दे के भी लिखवाए थे मेन क्लास में, ये सब बात को कैसे निर्भर नहीं करता अभी हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ध्वनि का वेग प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। अब मान लीजिए एनटीपीसी में आपको छोड़ दे, यहाँ 3 तक दे और सीधे चौथा ऑप्शन में आपको नन ऑफ द अबव दे दे, इस टाइप का सवाल दे सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि वो कैसे निर्भर नहीं करता। ये प्रेशर है, ये गामा है और ये रो। रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं m/v, मास बाई वॉल्यूम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √p गामा, और यहाँ पे रो का वैल्यू हम m/v पुट करेंगे तो 1 और डबल डिवाइडेड बाई m/v। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं √p
गामा इंटू वी डिवाइडेड बाई एम। क्लियर है? और आप लोग पढ़े होंगे 11th में चार्ल्स और बॉयल्स का नियम। क्या पढ़े थे? पी वी इज इक्वल टू आर टी, है ना? तो हम इस P और इस V के जगह पर पुट कर सकते हैं अंडर रूट आर टी गामा बाई एम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि फिर से एक बार याद है सर पी बाई आर। क्लियर है ना? ये याद है ना पी बाई, नहीं ये कैसे आया ये तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें प्रेशर है? नहीं है प्रेशर। तो इस कारण ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि किस पे निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। तो निर्भर नहीं करता, पहला क्या हो गया? दाब यानी कि प्रेशर। हम दो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं निर्भर यानी कि किस पे डिपेंड नहीं करता और इस पे है निर्भर करता है। दोनों चीज़ यहाँ से फाउंड आउट करेंगे हम लोग। पहला तो दाब हो गया। दूसरा इसमें देखिए ये जो T है ये क्या है? टेम्परेचर है, यानी कि ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है। उसी को हम लोग पढ़े थे कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। तो निर्भर करता है, उसमें हम टेम्परेचर लिख सकते हैं। तीसरा ये क्या है? मास है ना? यानी कि ध्वनि का वेग मास पर भी निर्भर करता है। तो एक और चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास। और यही आपको याद रखना होगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला के जरिए देख लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सवाल पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो उसमें टेम्परेचर और मास हो जाएगा। किस पर डिपेंड नहीं करता? तो एक तो प्रेशर हो जाएगा, दूसरा आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, है ना, एन या फिर म्यू। तो दाब और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। अब इसमें एक दो कंपोनेंट और हम लोग जोड़ेंगे जब इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रूट टी के, क्योंकि रूट है ये। यानी कि अगर तापमान को हम 4 गुना कर दें तो ध्वनि का वेग कितना टाइम्स बढ़ेगा? 2 गुना। कुछ नहीं करना, 4 गुना है तो यहाँ पे रूट 4 तो आ जाएगा 2। वहीं पे कर दे कि हम तापमान को 9 गुना बढ़ा दे तो ध्वनि का वेग 3 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर है? वाइस वर्सा। एक तो ये हो गया आपका। ये गामा आप लोग को पता ना गामा क्या है? CP/CV। CP/CV इसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे आगे जाके। CP/CV क्या चीज़? CP/CV का मतलब क्या है? इसको पूरा फिर से डिटेल कर दूँ पूरा? नहीं, बस CP/CV। आप लोग इसमें पढ़े होंगे गैस में चार्ल्स बॉयल्स के नियम में कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर और डिटेल में पढ़ाएंगे, उसका यहाँ पे रहने दे। लेकिन CP/CV आप लोग बैकग्राउंड है तो समझ गए होंगे, है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो है वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो ये भी एक क्या है? कांस्टेंट है ये, है ना, ये क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हम लोग देख लिए। यह जो मास है, ये मास कैसा डिपेंड करेगा? ये इसके जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी कि V इसके बीच में ऐसा संबंध है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गमूल का विरुद्ध कर्मानुपाती है। और जो टेम्परेचर था वो क्या था? वर्गमूल के सीधे सीधे कर्मानुपाती था, यह विरुद्ध कर्मानुपाती है। यानी कि इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ से तो हम लोग सवाल बना लिए कि ठीक है टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो वॉल्यूम इतना बढ़ना चाहिए। इससे कैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है? इससे आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ध्वनि का जो वेग होगा उसके बीच में क्या अनुपात होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक
मीडियम है, गैस क्या है, मीडियम है। एक मीडियम में ऑक्सीजन गैस है, दूसरे मीडियम में हाइड्रोजन गैस है। तो दोनों मीडियम के बीच में जो अगर हम रिलेशन निकालने का प्रयास करें तो कैसा होगा, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आप समझ गए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1। क्लियर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 1/√16। ऑक्सीजन को पहले पुट करें, फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को पुट करेंगे, यानी मतलब OH2H लिख रहे हैं, यानी कि O/H हम कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही तुम कह रहे हैं। तो 1/√16 डबल डिवाइडेड बाई 1/√1, ये हाइड्रोजन के बारे में हम लोग लिखे हैं और ये ऑक्सीजन के बारे में लिखे हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यह √1/√16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4। और इसी को हम लोग आगे क्या लिखेंगे, 1:4। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिलेशन होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वह कैसा हो जाएगा, 1:4। क्लियर है। और कैसे आया इससे आप लोग समझ गए। तो हो सके यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे, कुछ भी दे दे, क्लोरीन दे दे, नाइट्रोजन दे दे। और इससे एक संबंध और निकलता है कि विरुद्धकर्मानुपाती है, यानी कि मास जितना कम होगा वेग उतना बढ़ेगा। तो आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए, 4 गैस का नाम दे दिया जाए और पूछे कि किस गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, तो कैसे पता करेंगे, हाँ, जिसका मास सबसे कम होगा। जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, क्लोरीन दे दिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन होगा। क्लियर है ये कि फिर से एक बार, ये सारा आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है ना नोट्स में सब कुछ, और ज़्यादा डिटेल में उस टाइम क्लास चले थे। जनरल कंपटीशन के लिए साइंस एक इन्वेस्टमेंट है, यानी खर्चा नहीं है करंट अफेयर टाइप का। एक बार पढ़िए और डन। यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक सब चलेगा। हाँ, हालांकि ग्रुप डी का साइंस थोड़ा टफ होता है, फिजिक्स, अब पता नहीं उसको क्या चाहिए। हाँ, ग्रुप डी का फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, बाकी सब यूपीएससी बीपीएससी में थोड़ा फिजिक्स आसान आता है, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ज़्यादा टफ भी नहीं रहता। एक बार पढ़िए, कोई भी एग्जाम में बैठिए, 20% क्वेश्चन तो मिनिमम। पीटी में कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल अराउंड, यानी कि कितना अच्छा वेटेज ये रखता है। हालांकि आप लोग यहाँ पे पढ़े तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, क्योंकि सेटर का अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसा देगा जो बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट है साइंस का, वो भी जो अच्छा से पढ़ा हो, ये नहीं कि गेस्ट पेपर से पास हो गए हो, उससे भी नहीं बनेगा। लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्वेश्चन से कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ता। कट ऑफ से प्रभाव वैसे प्रश्न से पड़ेगा कि जो 80% क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछेगा उसमें अगर नहीं बना पाए तो फिर कट ऑफ में दिक्कत आ जाएगी, तो फिर क्लियर करना मुश्किल है। तो इन्वेस्टमेंट है, एक बार पढ़िए और ये डन है ना। ये हो गया आपका हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया, एक बार से पढ़ने की इसमें देर रहती है, फिर तो हर एग्ज़ाम में ये चलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि किस किस पे निर्भर करता है। एक और चीज़ पे निर्भर करता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। नमी बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है ना। और क्या हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्लो हो जाता है ना, नहीं बढ़ जाता है ध्वनि का वेग, है ना। पार्टिकल का वेग बढ़ेगा तो वो तो कम दूर ट्रेवल करेगा। नहीं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सिर्फ इसको याद रख लीजिए कि ह्यूमिडिटी पे ध्वनि का वेग निर्भर करता है, बढ़ने से बढ़ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ध्वनि के वेग के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसी से आपको सवाल पूछे जाते हैं। उसमें पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्लेक्शन एंड इको। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो साउंड सभी जगह से टकरा रहा है, तो क्या हुआ, यही जो टकरा के वापस जो आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इको क्या है, टकरा के आना और फिर वापस नहीं चला जाना, फिर आना। नहीं, तो बड़ा ज़्यादा आप साउंड को ट्रेवल करा दिए। अच्छा, साउंड का स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, हम लोग यहाँ पे 330 मान लेते हैं, अभी हम लोग सीखें।
330 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे। अब साउंड क्या है, जैसे हम लोग का चाहे आँख हो या कान हो, तो दोनों में एक नेचुरल मशीन फिट है। वो मशीन ऐसा है कि 1/10 सेकेंड का हिस्सा में जितना भी डाटा आता है उसको एक साथ वो ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। अब कान में क्या है कि 1/10 सेकेंड तक जितना भी साउंड आएगा ना, उसको एक पैकेट बना के दिमाग तक भेजेगा। यानी कि अगर हम 1/10 सेकेंड के हिसाब से देखें तो इसको 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 मीटर लगभग, है ना। यानी कि अगर कोई साउंड 33 मीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर ले तो वो क्या 1/10 सेकेंड के स्लॉट से अलग हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे पैकेट में फिर आएगा। अब कोई यहाँ पे क्या है, मतलब हम बोले और आवाज़ को टकरा के आना भी तो है, तो टोटल तो 33 मीटर हुआ ना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, /2 कर देंगे, यानी कि 17 मीटर मोटा मोटी हम लोग मान सकते हैं। ऐसे 16.5 होता है, लेकिन उधर 332 है तो हम लोग यहाँ पे क्या 17 मीटर इसको अराउंड मान सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इस कमरे का अगर लंबाई बात कर ले, अगर 17 मीटर हो जाता तो हम बोलते और वो जाता, तो जाने में उसको 17 मीटर ट्रेवल हुआ, फिर आने में उसको लगता 17 मीटर, तो 1/10 सेकेंड का जो स्लॉट है कान में वो दूसरे स्लॉट में चला जाता, तो हमको फिर से वही चीज़ सुनाई देता। इसी को हम लोग कहते हैं इको। आप लोग सुने होंगे, कभी पहाड़ वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पे सुनाई दिया होगा, या फिर बहुत बड़ा अगर हॉल है और कुछ भी वहाँ पे नहीं है तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं इको को। कभी कभी नेताजी लोग का भाषण होता है तो हेलो 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 ऐसे होते रहता है, तो क्या करता है वो डीजे वाला, इको कम करो, इको कम करो, इको बढ़ गया, ऐसा करता है ना वो, तो इसी को हम लोग कहते हैं इको। अब इसी से आपको सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में या बचपन में देखे होंगे भूत वाला कुआं। भूत वाला कुआं कब होता था, गर्मी के मौसम में, है ना। बारिश के मौसम में भूत वाला कुआं नहीं होता था, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए ये कुआं है बड़ा सा और पानी का लेवल बिल्कुल यहाँ तक है, आप ऊपर से बोले हेलो, अभी 17 मीटर से मान लीजिए ज़्यादा गहरा है, तो उधर आप हेलो कहे तो उधर से हाई कह रहा है, तो आप डर गए कि अंदर कौन आदमी रह रहा है, तो भागो बोले भागो, ये भूत वाला कुआं है। क्लियर है। तो भूत वाला कुआं नहीं था, वो क्या था, इको था। तो समझिए कि इको किस सिद्धांत पे यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है इको। अब इसके एप्लीकेशन से आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन हम दे देते हैं, ठीक है। एक है छोटा कमरा, ऑप्शन ए में मैं दे देता हूँ स्मॉल रूम, ऑप्शन बी में हम दे देते हैं आपको जंगल, ऑप्शन सी में दे देते हैं पहाड़ पर, और ऑप्शन डी में दे देते हैं नदी के किनारे, और एक ऑप्शन ई भी दे देते हैं। एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं। तो किन स्थानों पे आप ई को सुन पाएंगे, पहाड़ पे, और भी कहीं सुन पाएंगे। जंगल में तो लकड़ी में ऑब्जर्व हो सकता है, जंगल में लकड़ी में ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। और तो चलिए, मतलब अच्छी बात है, आप लोग को मेन क्लास का यहाँ पे आंसर ध्यान है। नहीं तो लोग यहाँ पे जंगल भी टिक मार देते हैं, है ना। एक गाना नहीं है वो हिंदी में रेशमा करके, है ना, तो जंगल में चिल्ला रहा है तो रेशमा रेशमा हो रहा है। तो सिर्फ बॉलीवुड मूवी में ही जंगल में इको होता है, क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड वाले कितना IIT पास हैं। तो जंगल में इको नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ होती है और लकड़ियाँ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस कारण आप कभी नया रूम में जाते होंगे तो छोटा रूम भी है और खाली है, तो थोड़ा सा लगता हो कि कुछ इको टाइप का हो रहा है ना। फिर जब सामान सेट कर दिए, बेड लगा दिए तो ठीक हो जाता है। इस कारण आप लोग कभी सिनेमा हॉल में भी जाते होंगे तो हाँ लकड़ी का काफ़ी मतलब डिजाइनिंग टाइप का ऐसे ऐसे लगा देता है, पर्दा लगा देता है। अब मान लीजिए यही रूम बहुत बड़ा रहता तो क्या करते सर, दीवार पे भी पर्दा लगा देते, तो आप खोल के देखते कि कोई खिड़की होगा, तो आपके मन में सवाल आता कि सर पागल हो गए हैं क्या, दीवारों पे पर्दा लगा दिए हैं, ज़्यादा पैसा हो गया सर को। तो सर पागल नहीं हुए हैं, दीवार या फिर पर्दा क्या करता है, कपड़ा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है साउंड को, है ना। तो साउंड को एब्जॉर्ब करता है तो इको नहीं हो पाता। इस कारण सिनेमा हॉल में भी आप जाएंगे तो दीवार वगैरह पे लकड़ी का ऐसे कुछ कुछ डिजाइनिंग करके लगा देता है। तो डिजाइनिंग थोड़े लगाया है, वो इस काम के लिए लगाया है, थोड़ा सा चलो भाई डिजाइन भी कर दिया लगे हाथ, तो इसलिए वह लकड़ी का ये सब चीज़ लगाता है।
सिनेमा हॉल में कभी कभी, अब तो नहीं होता, अब तो थोड़ा सा डेवलप हो गया, अगर कभी पुराना क्या होता था, कोई ऐसा जोन बन जाता था जहाँ पे आदमी सुन ही नहीं पाता था, है ना, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी जब आगे बढ़ेंगे ना इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में, तो उसको भी देखेंगे कहानी। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पहाड़ पर। तो इसी टाइप से आपको सवाल पूछे जाएंगे। सोनार का आप लोग नाम सुने होंगे, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड में क्या होता है, सोनार में क्या होता है कि हम एक इको छोड़ते हैं, एक तरह से साउंड वेव छोड़ते हैं, वह टकरा के वापस आता है, अब मशीन उसको कैच कर लेता है। और हमको पता है कि पानी में साउंड का स्पीड कितना है, 1440 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। हवा में कितना है, 330, हाँ 332, पानी में 1440 और सॉलिड में 5100 मीटर पर सेकेंड। उसमें भी सबसे फास्ट एल्युमिनियम में होता है ट्रेवल, 7100 मीटर पर सेकेंड के आसपास का स्पीड रहता है। तो ये आप लोग डाटा को याद रखेंगे, ठीक। क्या हुआ, हाँ, तो ये हो गया, इको आप लोग समझ गए और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी समझ गए। बाकी डिटेल ये आपके कॉपी में ऑलरेडी है, डिटेल क्लास में डिस्कस किया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अभी तो ठंडा का ही मौसम चल रहा है, तो आप लोग कभी कभी गांव जाते होंगे तो ऐसा मन करता होगा कि धूप सेके, अच्छा धूप निकला है, तो आप क्या किए कि आप आराम से ऐसे चौकी लगा के आराम से लेट गए धूप में कि अब हम करेंगे सन बाथ, है ना, सब लोग करते हैं सन बाथ, आप भी सन बाथ करने बैठ गए। लेकिन धीरे धीरे आपको इच्छा और जाग जाता है ठंड में कि हल्का हल्का नींद भी अब आ रहा है, तो थोड़ा म्यूज़िक हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो अब आप क्या कि यहाँ पे एक बड़ा सा साउंड बॉक्स ले आएँ कि लाइए, अब हम साउंड बॉक्स भी लगा देते हैं और आप इस पर एकदम निरहुआ के गाना बजाने लगे। तो आप क्या देखें अपने गांव में कि आप ही का दूर में एक मोहल्ला पे छोटा छोटा लड़का लोग खूब एकदम डांस कर रहा है कि बा भैया तो बड़ी बेजोड़ गाना बजा रहे हैं, वो लोग नाचे लगा। तो आपका इच्छा और जागृत हो गया कि अगर एक और साउंड बॉक्स लगा देते ना तो कूल गांव के तो डीजे के मज़ा दे ही देते। तो आप एक और साउंड बॉक्स लगा दी, लेकिन जैसे आप साउंड बॉक्स लगाएं तो छोटकन हाथ नीचे कर लिया और कह रहा है कि लाइट कट गया का, जबकि यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं किए, गाना भी बज रहा है, वॉल्यूम भी उतना ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया वही इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हो गया। अभी हम सिनेमा हॉल के बारे में कह रहे थे, तो सिनेमा हॉल में पहले कहीं पे एक ऐसा जगह बन जाता था जहाँ पे साउंड नहीं पहुँच पाता था। तो वहाँ पे आदमी बैठ गया, बोलता कि सुनाइए नहीं दे रहा ढंग से, बगल वाला हंस रहा है तो देखा देखी ही हंस रहा है, नहीं तो बोलेगा देखो लेला है बैठ ले चुपचाप। तो पहले ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता था। तो ये क्यों हो रहा है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की घटना, क्या होता है इसका मतलब, जब एक ही सोर्स से, सोर्स कैसा हो, एक हो, जब एक ही सोर्स से दो ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है, यानी कि ध्वनि की दो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है और कहीं कहीं पे बिल्कुल जीरो हो जाता है ना, जैसे इस पॉइंट पे। तो जहाँ जहाँ पे ये जीरो हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वह ध्वनि सुनाई नहीं देती। और इसी को हम लोग दो करते, इस फेज़ को हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या है सुनाई दे रहा है, और इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव। इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो ये दोनों छोटका काहे नाचना बंद हो गया, काहे कि वहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की घटना हो गई। लेकिन आपको और अच्छा आ रहा है कि बाप तो दो को बॉक्स लगा दिए आप खुद से, क्यों, क्योंकि आपकी जगह पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव। इसी में अब तो काफ़ी एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था कि कहीं समुद्र पे मान लीजिए भवंडर उठ रहा है या कुछ वैसा जगह बन गया, तो सरकार क्या करती थी कि मान लीजिए यहाँ भवंडर है तो यहाँ पे ऐसे सब तरफ से जहाज़ लगा दी और सायरन बजा दी कि कोई अगर जहाज़ आएगा तो देख लेगा कि अरे ये तो खतरा का सिग्नल है इधर। लेकिन अब क्योंकि अलग अलग तरह की ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही हैं, सोर्स एक है,
ध्वनि तरंग की संख्या 2 से ज़्यादा है तो कहीं कहीं पे जाके वो सुपर पोजिशन कर सकती है, और क्योंकि वो सुपर पोजिशन कर देगी तो डिस्ट्रक्टिव जोन बन जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे जहाज आएगा तो उसको सुनाई देगा ही नहीं, तो बाद में सरकार से लड़ेगा कि आप सायरन नहीं बजाए थे। सरकार बोलेगी ना हम तो बजे भी किए थे। तो क्यों हो जाता है वैसा? बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव जोन बनने के कारण। परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका एप्लीकेशंस, उदाहरण। कुछ उदाहरण आपको दे दिया गया और उससे आपको ऐसा पूछा जाएगा। अब तो रेडियो भी हम लोग नहीं सुनते। पहले क्या होता था कि रेडियो ऐसे करने लगता था, बज ही नहीं रहा, तो बोलते थे देखो ना पटना का नहीं धर रहा, दिल्ली का धर रहा है, नीतीश बाबू तो कोई काम के नहीं है, ऐसा बोलते थे लोग। तो क्या होता था, वो जो तरंगे हैं है ना, वो उसमें कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। क्या हो गया? उसमें इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की घटना हो गई। कहीं पे वो सुपर पोजिशन कर गया, हवा का स्पीड थोड़ा सा तेज हो गया, बदलाव हो गया, तो खराब हो गया। फिर उसमें कुछ भी कीजिए वो ठीक नहीं होता था। तो इस कारण होता था कि कभी कभी पटना का नहीं धर रहा और दिल्ली का एकदम टनाटन धर रहा है। जो उधर रहते चंपारण तरफ और किशनगंज तरफ, उनका पटना का नहीं धरता, नेपाल का धर लेता है। तो ऐसी भी घटना कभी कभी हो जाती। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? तो यह सब उदाहरण इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के हैं। और आपसे सवाल यही एप्लीकेशंस बेस्ड ही पूछे जाते हैं। उदाहरण आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यह क्या क्या घटना है। तो क्लियर है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड मतलब एक ही सोर्स से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या फिर सुपरपोजिशन कर जाती हैं तो इस कारण कहीं कहीं साउंड की तीव्रता बढ़ जाती है और कहीं कहीं वह बिल्कुल निम्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे दो तरह के जोन का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव जोन की निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। और ये सब डिटेल में आपके कॉपी में पहले क्लास में, डिटेल क्लास में लिखा हुआ है, तो एक बार उसको आप लोग पढ़ेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग समझ गए। यहाँ तक कोई प्रश्न है? अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब आप लोग गिटार देखे होंगे, कौन सा? एक आता है, एक अकूस्टिक गिटार बोलते हैं, एकूस्टिक, वो जो इलेक्ट्रिक वाला, और एक वो नॉर्मल आता है ना। तो नॉर्मल में क्या होता है? एक होल रहता है बीच में। क्यों रहता है वो होल? ओह, लेकिन हमको लगता है कि इसे कुछ पैसा है, कुछ सामान तो रख लिए उसमें। गिटार इतना मोटा है, उसमें कुछ एक आध कपड़ा भी लपेट लिए, इसलिए रहता है कि कपड़ा टी शर्ट भी उसमें रख सकते हैं। तो नहीं, उसलिए नहीं रहता। तबला होता है, इतना बड़ा क्यों है? सिर्फ लेदर को ही क्यों नहीं पीटते उसमें? वो क्या अंदर से खोखला रहता है? क्यों रहता है वो? वह इसी रेजोनेंस के कारण होता है। रेजोनेंस मतलब क्या? रेजोनेंस मतलब जैसे कोई भी वस्तु है तो उसका एक अपना कंपन करने का दर है ना, उसका एक शक्ति है। अगर हम एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करें जो उस वस्तु के जो कंपन करने की आवृत्ति है, यानी कि उसका वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरे साउंड उत्पन्न किए जो हम साउंड उत्पन्न कर रहे हैं उसके अगर फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वह मैक्सिमम हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस ऑफ साउंड। ये टेक्निकल टर्म में है, परिभाषा आप में लिखा हुआ है, लेकिन बोलचाल की भाषा हम लोग यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे आखिर होता क्या है। एम्पलीट्यूड हम लोग किसे कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो दूरी है ना, फ्रॉम मीन पोजीशन टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन, इसके बीच की दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और रेजोनेंस में क्या होता है कि हर पदार्थ का कंपन करने का आवृत्ति होता है, यानी कि वाइब्रेशन करने का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर दें जो इस आवृत्ति से मिल जाए, इस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो जो एम्पलीट्यूड है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। और रेजोनेंस में हम लोग यही चीज़ करने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखे होंगे माइक्रोफोन लगा के कुछ लोग बोलता है, पुलिस वगैरह, ऐसे आप लोग अनाउंसमेंट या पहले में सुने होंगे। तो उतना बड़ा ऐसे क्यों यह डंबा रहता है? ये क्या रहता है? वो उसी रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए होता है। अगर वो जो मशीन रहता है ना, वो मशीन को आप निकाल के बोलिएगा तो थोड़ा सा आवाज़ आपका बढ़ के ही निकलेगा। तो ये क्यों रहता है? ये उसी रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए रहता है। तो इस रेजोनेंस के सिद्धांत पे बहुत सारे चीज़ कार्य करते हैं। जैसे ये जो माइक्रोफोन है वो भी इसी पे कार्य कर रहा है। माइक्रोफोन नहीं, इसको क्या बोलते हैं? चोंगा बोलते थे इसे बोलचाल की भाषा में। आप लोग समझ रहे हो ना, माइक लेके बोलते थे।
ये हो गया, यह रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। तबला हो गया, गिटार हो गया, जो नॉर्मल गिटार आता है, तो ये सब सारे आपके रेजोनेंस के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। और इसी रेजोनेंस के कारण कभी कभी सेना जब मार्च करती है तो उन लोग को पुल पर या वैसा कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे कदम तल करके चलने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कदम तल करके चलेगी, हो सके पुल बहुत बड़ियार है, उससे 20-20 ट्रक एक बार में पार हो जाए, लेकिन अगर 100 आदमी भी हैं और अगर कदम तल करके चल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया पुल से, तो पुल करने लगेगी डांस। अब पुल डांस कर रहा है तो अच्छा डांस नहीं है ना, पुल मतलब टूट सकता है। तो ये सब इसी रेजोनेंस के कारण होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? फोर्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब बड़ा आसान है, जैसे अभी हम धीरे धीरे बोल रहे हैं और अभी हम तेज़ से बोल रहे हैं, यही हो गया क्या? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी कि धीरे धीरे से बोलना और तेज़ से बोलने को ही हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग साउंड का मात्रक क्या है, किस में मेज़र करते हैं उसको? डेसीबल में, है ना। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डेसीबल। और यही 90 डेसीबल से ज़्यादा का साउंड हो गया तो उसको हम लोग शोर कहते हैं। हम लोग किस फ्रीक्वेंसी से लेकर किस फ्रीक्वेंसी के बीच में सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस में इसको क्या लिख देते हैं? 20 kHz, किलो मतलब हज़ार, है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। तो ये मनुष्य के सुनने की दर है। बचपन में क्या होता था, गर्मी की छुट्टी में खेलने के लिए जाना है तो पैर दबा दबा के निकल रहे हैं, क्या कि दादाजी दलान पे सुतल है, तो आराम से निकल जाते थे। लेकिन कुत्ता जो सुता रहता दलान पे, वो एकदम आँख खोल के देख लेता था कि हम आप सबको देख रहे हैं कि आप लोग खेलने जा रहे हैं। काहे कि कुत्ता का जो सुनने का है वह 1 हर्ट्ज से ही वह सुन लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुनने की क्षमता रखते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी तो उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक, है ना। और 20 हर्ट्ज से कम हो गया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आप लोग प्रयोग देखे होंगे, जैसे कांच उस साफ़ करने में इस समय प्रयोग होता है। घड़ी बहुत छोटे कंपोनेंट है तो उसमें प्रयोग होता है। चिमनी वगैरह जो होता है पूरा कालिख लग जाता है तो उसमें अल्ट्रासोनिक का प्रयोग होता है। अल्ट्रासोनिक में ज़्यादा एनर्जी होता है ना, तो उस कारण अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं चिमनी की सफाई वगैरह में। चमगादड़ जो होता है वो कैसे अंधेरा में भी उतना अच्छा उड़ लेता है, वही अल्ट्रासोनिक, हाँ, सोनार के द्वारा वेव छोड़ता है, फिर उसको अपना कान से देखता है, मेज़र कर लेता है, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ खाली है, तो वैसे वो चल लेता है। डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करती है। क्या डॉल्फिन मछली है? मैमल है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड को देखें, यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब धीरे धीरे बोलना और ज़ोर से बोलना, यही है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड के कारण जो वेग है ध्वनि का उस पर प्रभाव पड़ेगा? अगर हम धीरे धीरे बोल रहे हैं या फिर हम ज़ोर से बोल रहे हैं तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड में कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, हाँ, वेलोसिटी चेंज नहीं करता। क्लियर है? हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, पिच ऑफ साउंड। पिच मतलब आप लोग ट्रेन वगैरह में देखे होंगे, है ना। स्टेशन पे क्या कभी कभी कोई लड़की अनाउंस करती है कि गाड़ी नंबर 1, 2, 3 कुछ भी ऐसे करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। और कभी कभी कोई लड़का भी उठ अनाउंस करता है, वो ऐसे कुछ बोलता है, घर नंबर 4 से पहुँचा रही है। तो क्या बोला भाई जी? कुछ बोला तो था, हम प्लेटफॉर्म 4 सुने। कोई बोलेगा गाड़ी के बारे में कुछ बता रहा था, तो चलिए इंक्वायरी पास, वही बताएंगे। तो किस कारण ये तकलीफ हो जाता है? पिच ऑफ साउंड के कारण। यानी कि जो पतला आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, उसका पिच हाई है, और जो थोड़ा सा भारी आवाज़ है, जो सुरीला नहीं है, उसका पिच कम है। तो महिला का पिच ऑन एन एवरेज ज़्यादा पुरुष के मुकाबले। शेर का दहाड़ का पिच और मच्छर का भिनभिनाहट के पिच में किसका पिच ज़्यादा होगा?
मच्छर का बिनबिनाहट, कौवा का काँव काँव और कोयल का कुहू कुहू। किसका पिच ज़्यादा होगा? कोयल। समझ गए? तो जो आवाज़ मधुर लग रहा है उसका पिच ज़्यादा होगा। क्लियर है ये? 6 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड कहने का मतलब, क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या समझते हैं? आप लोग गाना सुनते हैं, एक स्पीकर है फ़ोन में, उससे गाना निकलता है, फ्रीक्वेंसी भी सभी की बराबर है, लेकिन फिर भी आप अलग अलग कर लेते हैं साउंड को। आप अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा ये देखो हारमोनियम बज रहा है, ये गिटार बज रहा है, अभी गाना गा रहा है, अभी ढोलक बज रहा है, अभी ड्रम बज रहा है, अलग अलग कर लेते हैं। फ़ोन पे भी कोई आवाज़ बदल के बात कर रहा है, हेलो हेलो कर रहा है, हम सब बुझ रहे, तुम ही ऐसा करते हैं। तो क्या ये क्वालिटी ऑफ साउंड है? यानी कि हर आवाज़ का अपना एक क्वालिटी है और उससे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही सोर्स से अगर सेम फ्रीक्वेंसी का ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग आवाज़ों के बीच में हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्लियर यहाँ पे? एक और हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या, 6, चलिए 7 कर लेते हैं। एक हम लोग देख लेते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब मुड़ जाने का गुण, है ना। जैसे लाइट है तो उसमें मुड़ने का गुण नहीं है। हम लोग मान लीजिए एक ऐसा डब्बा बनाए और यहाँ पे एक छेदा कर दिए, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे ऐसे मुड़ के हमको ऊपर दिखेगा। लाइट में ये गुण नहीं है। लाइट में मुड़ने का गुण काफ़ी कम है, नाम मात्र का है, लेकिन साउंड में डिफ्रैक्शन का गुण काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि वो मुड़ने का गुण काफ़ी ज़्यादा रखता है। हम गेट पूरा पैक कर दिए हैं, लेकिन गेट में हल्का सा ऊपर से जगह बच जाता है, नीचे से हल्का सा जगह बच जाता है, साउंड उसी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मुड़ने का गुण, यानी कि एक तरह से कोने से मुड़ने का गुण, आम भाषा में इसको समझे तो डिफ्रैक्शन का गुण लाइट में ज़्यादा होता है कि साउंड में? साउंड में ज़्यादा होता है ना, लाइट में कम होता है। हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक बार हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे, लाइट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे एक बार, लाइट का प्रॉपर्टीज़ और साउंड का प्रॉपर्टीज़, फिर दोनों एक साथ आपका फिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हम लोग एक आसान भाषा में इसको कवर अप किए। बाकी जो मेन क्लास चला उसमें सारे कुछ डिटेल में ये पढ़ाया गया है ना। अभी तो क्रैश कोर्स है, मेन क्लास में तो आप देख रहे हो कि साउंड ही को हम लगता है 3-4 दिन चलाए थे, है ना, आराम से, और काफ़ी तरह के सवाल बनाए थे, काफ़ी इसमें और उदाहरण भी देखे थे। ये छोटा ऐसा एक माध्यम है कि आपका रिवीजन हो जाए शॉर्ट में।